हेलो एंड वेलकम टू एबीडी क्लासेस। ये जो हम लोग पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, वेबर्स आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स का पार्ट 1 आ चुका है इसका, और ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में हम लोग स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं? इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट। तो इंडियन टेक्सटाइल की सिचुएशन देखेंगे कहाँ पे? यूरोपियन मार्केट में। ओके। बाय द अर्ली 18th century, worried by the popularity of Indian textiles, wools and silk market makers in England began protesting against the import of Indian cotton textiles. तो मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था पार्ट 1 में कि जो हमारी टेक्सटाइल जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस थी, काफ़ी डिमांड थी हर जगह इसका। तो इससे क्या थे, लोग काफ़ी वरीड थे। ठीक है, तो वरीड बाय द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, तो काफ़ी पॉपुलरिटी थी हमारी इंडियन टेक्सटाइल की। इससे जो यूरोपियन थे काफ़ी वरीड थे, और इसके लिए वो लोग प्रोटेस्ट भी करते थे अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल, कि इम्पोर्ट न किया जाए कॉटन टेक्सटाइल का भारत से। 1720 तक आते आते द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनेक्टेड ए लेजिस्लेशन, तो वहाँ की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उन्होंने एक लॉ बनाया, और उन्होंने ये कहा लॉ में कि बैनिंग, अब हम लोग बैन कर रहे हैं यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल्स। ठीक है, इन्होंने ये कह दिया कि हम लोग क्या करेंगे, अब बैन कर देंगे किसको? कॉटन टेक्सटाइल्स को, जो कि कहाँ से इम्पोर्ट होता था? इंडिया से यूरोप को जाता था वो। ठीक है, जिससे क्या बोलते हैं, ये चिंड था, छींट के कपड़े, जो कि मैंने दिखाया था। इन इंग्लैंड, ठीक है, तो इंग्लैंड में क्या हुआ, अब इसे बैन कर दिया गया। समझ में आ रहा है? तो किस तरीके से ये लोग हमारी फेमस इंडस्ट्री थी जो कि डिमांडेबल थी, तो उसको कैसे ये लोग बैन कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली दिस एक्ट वाज नोन एज कैलिको एक्ट। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैलिको एक्ट। समझ में आ गया कि कैलिको एक्ट क्या होता है? तो जो चींट जो थी, छीट के जो कपड़े थे, उसको उन्होंने क्या किया? बैन कर दिया इंपोर्ट करना, और इसी को बोला गया कैलिको एक्ट। At this time, textile industry had just begun to develop in England. और इसी समय तक क्या हुआ था कि वहाँ की जो इंडस्ट्री थी जस्ट स्टार्ट हुआ था, शुरू होना। ठीक है, डेवलप होना क्या हुआ? स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड में। अनेबल टू कम्पीट विथ इंडियन टेक्सटाइल, तो ये कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, मतलब वहाँ पे स्टार्ट हो चुके थे, ठीक है, बनना ही स्टार्ट हो गए थे कपड़े वैसे, लेकिन अभी भी कंपटीशन दे नहीं पा रहे थे इंडियन, हमारी इतनी अच्छी टेक्सटाइल थी, है ना। इंग्लिश प्रोड्यूसर्स वांटेड ए सिक्योर मार्केट विद इन द कंट्री बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। जो इंग्लिश प्रोड्यूसर थे वो लोग क्या चाहते थे? सिक्योर मार्केट, हमें एक ऐसा सिक्योर मार्केट मिल जाए। ठीक है, कहाँ पे? विद इन द कंट्री, किसी भी कंट्री के विद इन हमें एक ऐसा सिक्योर मार्केट मिल जाए कि हमें क्या किया जाए? प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, जहाँ पे हम लोग क्या करें? प्रिवेंट कर दें कि इंडियन टेक्सटाइल क्या हो? इम्पोर्ट ही ना हो वहाँ से, है ना। द फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वाज द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री, और ऐसा ही एक था कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में आ गया था। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कैलिको को इन्होंने क्या किया? बैन कर दिया था। ठीक है, इंडियन डिजाइन्स वेयर नाउ लिमिटेड, ठीक है, इमिटेटेड एंड प्रिंटेड इन इंग्लैंड ऑन वाइट मुस्लिन और प्लान अनब्लीच इंडियन क्लोथ। तो जो इंडियन डिजाइन थे वो कहाँ होते थे? वो अब क्या हो रहे हैं? इमिटेट हो रहे हैं। ठीक है, और प्रिंट किए जा रहे हैं इंग्लैंड में। ठीक है, मतलब होता है ना कि उसी का देख करके उसी के तरह बनाना। ठीक है, तो वैसा काम हो रहा है यहाँ पे ऑन वाइट मुस्लिन पे और प्लान अनब्लीच इंडियन क्लोथ। ठीक है, अब है कंपटीशन विद द इंडियन टेक्सटाइल आल्सो लेड टू ए सर्च फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन इंग्लैंड। जो कंपटीशन था इंडियन टेक्सटाइल का, ये क्या कर रहा है? लेड टू सर्च फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में काफ़ी इस पर रिसर्च भी लोग कर रहे हैं, सर्च भी करें कैसी टेक्नोलॉजी वो लोग यूज करते हैं, कितने मस्त वैरायटी कपड़े वो बनाते हैं। ठीक है, तो उसको भी वो लोग सर्च कर रहे हैं इंग्लैंड में। ठीक है, 1764 की बात है यहाँ पे। इन 1764 द स्पाइनिंग जेनी, आप देखो यहाँ पे क्रांति आई, इस रेवोल्यूशन राइज करेगा यहाँ पे। द स्पाइनिंग जेनी वॉज इन्वेंटेड बाई जॉन के।
याद रखना है। किसने किया था इसको इन्वेंशन? स्पैनिंग जेनी इन्वेंटेड बाय जॉन के, विच इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ट्रेडिशनल स्पिंडल्स, जो कि इसने प्रोडक्टिविटी को क्या कर दिया था? बढ़ा दिया था, है ना। तो ये कौन था? जॉन कैर, विच इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ट्रेडिशनल स्पिंडल्स। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन बाय रिचर्ड ऑकराइट, तो याद रखना है स्टीम इंजन बाय रिचर्ड ऑकराइट इन 1786। कब किया था इन्होंने? 1786 में, ठीक है। स्टीम इंजन का इन्वेंशन इसने किया था? रिचर्ड ऑकराइट। रिवोल्यूशनाइज कॉटन टेक्सटाइल वेविंग, इसने क्या कर दिया कि रिवोल्यूशनाइज कर दिया इस वेविंग को, ठीक है, इस टेक्सटाइल वेविंग को। क्लोथ could now be woven in immense quantity and cheapy too। अब देखो यहाँ पे सारी काम मशीनों से होने लगी, इसलिए अब कपड़े क्या हो जाएंगे? सस्ते हो जाएंगे, ठीक है। और जो एक घंटे में एक कपड़े, दो कपड़े, तीन कपड़े बनते थे, वो एक घंटे में ही हजारों कपड़े बन के तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कमाल था इसका, मशीन का, और स्पैनिंग जेनी, और यहाँ पे जो भी इंजन बन रहा है यहाँ पे। However, Indian textile continue to dominate world trade till in the 18th century। फिर भी हमारी जो इंडस्ट्री थी काफ़ी पॉपुलर अभी भी थी, डोमिनेट करे थे अभी पूरे वर्ल्ड को, है ना। देखो कितना ये लोग काम करें, फिर भी हमारी कितनी भयंकर चल रही थी। तो फिर भी हमारी कंपनी क्या कर रही है? डोमिनेट कर, हमारी टेक्सटाइल डोमिनेट कर रही थी पूरे वर्ल्ड पे 18th सेंचुरी के लास्ट तक। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, द डच, द फ्रेंच एंड द इंग्लिश मेड एनर्मस प्रॉफिट आउट ऑफ दिस फ्लोरिशिंग ट्रेड, ठीक है। अब ये काफ़ी इनको फ़ायदे हो रहे थे इस ट्रेड से, जो अपना ये लोग बनाए थे। दिस कंपनी परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया। ये लोग क्या करते थे? मैंने बताया था पहले वीडियो में कि ये लोग भारत से कॉटन खरीदते थे और अपने देश में इसको ले जाकर मैन्युफैक्चर करते, कपड़े बनाते थे, और फिर से ला करके बड़ी बड़ी कंट्री में इसको सप्लाई कर, इंडिया, चाइना, ऐसे कंट्री में इसको सप्लाई करते थे, ठीक है। तो इससे इनको काफ़ी फायदे भी हो जाते थे, ठीक है। टेक्सटाइल इंडिया बाय इंपोर्टिंग सिल्वर, ठीक है। और ये लोग क्या करते थे? इसके बदले में हमें सिल्वर देते थे, ठीक है। सिल्वर इंपोर्ट भी करते थे। बट एज यू नो, चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेन पॉलिटिकल पावर इन बंगाल, लेकिन जैसे ही इनको पॉलिटिकल पावर मिलता है बंगाल में, कब मिला? 1757 और 1764 में, ठीक है। तो यहाँ से इनको पॉलिटिकल पावर मिलना स्टार्ट हो जाता है। इट नो लॉन्गर हैड टू इम्पोर्ट प्रीसियस मेटल टू बाई इंडियन गुड्स, ठीक है। अब जो हमारे यहाँ इनको कॉटन खरीदने के लिए पैसे देने पड़ते थे, सिल्वर गोल्ड देने पड़ते थे, इससे हमें फ़ायदा होता था, ठीक है। बट इनको पॉलिटिकल पावर मिल गया, इसलिए अब उनको वहाँ से सिल्वर यहाँ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से वो लोग काम चला लेते थे, ठीक है। हमसे टैक्स लेते थे, हमारे टैक्स को वो लोग परचेज कर देते, ठीक है। तो ये उनका काफ़ी अच्छा आइडिया था। अब ये लोग इसके बदले में क्या कर रहे हैं? हमसे ही पैसा ले रहे हैं, और उसी पैसे से ये लोग क्या कर रहे थे? चीज़ों को खरीद ले रहे थे, ठीक है। अब इनको बाहर से पैसे लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सिल्वर गोल्ड्स, ठीक है, लाने की जरूरत नहीं होती थी, ठीक है। इंस्टेड दे, वही लिखा हुआ, कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट्स एंड जमींदार इन इंडिया एंड यूज रेवेन्यू फॉर द बाय इंडियन टेक्सटाइल, ठीक है। तो वही यूज करते थे ये लोग, ओके। यहाँ पे स्पैनिंग जेनी के बारे में दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। स्पैनिंग जेनी ए मशीन था बाय विच सिंगल वर्कर कुड ऑपरेट सेवरल स्पिंडल्स ऑन टू विच थ्रेड वाज स्पून, ठीक है, जिससे कि थ्रेड को स्पून किया जाता था। व्हेन द व्हील वाज टर्न ऑल द स्पिंडल रोटेट, जब ये ये टर्न किया जाता था इस व्हील को, ठीक है, तो सभी के सभी स्पिंडल एक ही साथ चलने लगते थे, ठीक है। एक व्हील चलता था, बहुत सारे स्पिंडल यहाँ पर टर्न चलने लगते थे, ठीक है। तो ये था स्पैनिंग जेनी, ठीक है। काफ़ी रिवोल्यूशनाइज हो गया इसकी वजह से उनकी इंडस्ट्री। अब ये दिखाया गया है सिचुएशन उस समय की भारत की, वेयर द मेजर सेंटर ऑफ वेविंग इन द लेट 18th सेंचुरी, ठीक है। तो 18th सेंचुरी का ये भी मेजर सेंटर था, ये देख सकते हो जहाँ भी स्टार मार्क किए गए हैं। ये देख सकते हो यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो स्टार वाले हैं प्लेन वाइट कपड़े हैं, ये जो हैं चेक्स एंड स्ट्रिप्स के कपड़े हैं,
और ये सिल्क कपड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसको आप लोग मार्क कर लोगे। ठीक है, कहाँ पे क्या करना है, स्टार्स और जो भी साइन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। अब ये मैप के बारे में बताया कहाँ कहाँ पे कौन से कपड़े होते थे। ठीक है, तो मैंने मलमल के बारे में बता दिया था कि ये कहाँ पे होता था, बांग्लादेश आज के समय में, जो कि बंगाल कभी हमारा हुआ करता था। ठीक है, ढाका में होता था, ये कभी इंडिया का पार्ट था। ठीक है, इसीलिए वो 1905 में इसका डिवीजन भी कर दिए थे। ठीक है, इतने बदमाश थे वो लोग यार, कुछ कहा नहीं सकता उन लोग का। ठीक है, हाँ, ओके। अब हम लोग आते हैं कि हु वेयर वेवर्स। वेवर्स थे कौन भाई, जो इतने अच्छे काम कर रहे हैं, है कि नहीं। Weavers often belong to communities that specialize in weaving. अब ये लोग, एक कम्युनिटी थी इनकी, ये कौन थे, एक कम्युनिटी थी जो कि स्पेशलाइज थी, मतलब वेविंग के ही काम में काफ़ी स्पेशल इनको महारत हासिल था। ठीक है, उसी के लिए जाने जाते थे ये लोग, उसी को बोलते थे वेबर्स, है ना। जैसे बोलते हैं लोहार, तो क्या, लोहा काम करने वाला। ठीक है, अभी पढ़ेंगे आयरन स्मेल्टिंग वाला। ठीक है, इसमें कि वो लोग लोहा पिघलाते कैसे हैं, कैसे लोहे को कन्वर्ट करते हैं किसी चीज़ों में। तो वो लोग सिर्फ उसी काम करते, जैसे ये लोग वेवर्स, तो ये कम्युनिटी थी जो कि यही काम करती थी। देयर स्किल्स वेयर पास्ड ऑन फ्रॉम द जनरेशन टू नेक्स्ट। जो इनका स्किल था, जैसे कि आज वो लोग काम कर अपने बेटे को भी सिखा दिए वही काम करना, उनका नेक्स्ट जनरेशन में सीख लिया वही काम करना। ठीक है, तो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में ये बढ़ते जाता था। द तांती वेवर्स, ठीक है, टांटी वेवर्स ऑफ बंगाल, द जुलाहा और वोमिन वेवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में से जुलाहा बोलते हैं या फिर मोमिन बोलते हैं। ठीक है, आज के समय में भी जो जुलाहा बोला जाता है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में जहाँ कपड़े वपड़े ज़्यादा बनते हैं उसे जुलाहा बोलते हैं। ठीक है, सेल एंड काइकोलर एंड देवांग्स ऑफ साउथ इंडिया। तो इसी को काइकोलर और देवांग्स बोलते हैं कहाँ पे, साउथ इंडिया में। ठीक है, आर सम ऑफ द कम्युनिटी फेमस फॉर द वेविंग। ये कम्युनिटी थी जो कि फेमस थी किस लिए, वेव करने में, वेविंग में। ठीक है, तो उसको याद रखना है कौन कम्युनिटी कहाँ की थी, बंगाल की, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया की। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वाज स्पाइनिंग। जो पहला स्टेज था प्रोडक्शन का वो कौन सा था, स्पाइन करना। अब इसमें क्या होता था, ए वर्क डन मोस्टली बाय वुमेन। अब ये काम ज़्यादातर औरतें किया करती थी। ठीक है, द चरखा एंड द तकली वेयर हाउस होल्ड स्पाइनिंग इट्स इंस्ट्रूमेंट। इनका जो इंस्ट्रूमेंट कौन सा था, चरखा और तकली। पता है ना, गांधी जी चरखा और तकली वो भी दिखाए थे, उसको प्रमोट किया था हैंडलूम इंडस्ट्री को। ठीक है, इसलिए वो प्रमोट करने के लिए वो शो किए थे। ठीक है, गांधी जी ने चरखा। द थ्रेड वाज स्पून। यहाँ पे क्या होता है, थ्रेड बनाया जाता था, स्पून किया जाता था इसको ऑन द चरखा पे, एंड रोल ऑन द तकली, और तकली पे इसको रोल किया जाता था। ठीक है, धागे को। ठीक है, व्हेन द स्पाइनिंग वाज ओवर द थ्रेड, जब ये थ्रेड के ऊपर होता था ये, ठीक है, द वाज वोवेन इनटू क्लोथ। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे, क्लोथ बना देते थे। ठीक है, जब थ्रेड बनकर तैयार हो जाता था, ठीक है, उसके बाद क्या करते, इसको क्लोथ बन जाते थे बाय द वेवर्स के द्वारा। समझ में आया, बहुत सिंपल सा था। ठीक है, पहले कॉटन लेंगे, उसको वेव करेंगे। ठीक है, उसको थ्रेड में कन्वर्ट कर देंगे, थ्रेड में कन्वर्ट करने के बाद थ्रेड बहुत सारा हो जाएगा तो उसको क्या कर देंगे, कपड़े में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी वेविंग वाज ए टास्क डन बाय मैन। बहुत से कम्युनिटी में वेविंग जो था वो मैन के द्वारा किया जाता था। और उसके बाद कलरिंग का जो भी काम होता था। फॉर कलर टेक्सटाइल द थ्रेड वाज डाइड। अगर मान लो रेड कलर करना है, ब्लैक करना है, वैसे कॉटन तो पता है ना वाइट कलर के हो जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है, तो उसको अलग अलग कलर में कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग कलर्स भी करते थे ये लोग। तो थ्रेड को डाई किया था डायर के द्वारा। ठीक है, नोन एज रंगरेज। अंग्रेज नहीं, रंगरेज। ठीक है, तो इनको रंगरेज बोलते थे, जो कौन, जो कि डाई का काम करते थे। ठीक है, फॉर प्रिंटेड क्लोथ। ठीक है, किसके लिए, फॉर प्रिंटेड क्लोथ। द वेवर्स नीडेड द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स नोन एज, ये क्या लिखा हुआ है, छिपीगार्स। ठीक है, प्रिंटर्स को बोलते थे क्या, छिपीगार्स। ठीक है, हैंडलूम वेविंग एंड द ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विद द इट प्रोवाइडेड लाइवलीहुड टू द मिलियंस ऑफ इंडियन। इससे क्या होता था कि बहुत सारे लोगों को काम और रोजगार मिल जाता था, है ना। अच्छा खासा एक तरीका था भारत में लोगों को काम ऑक्यूपेशन का, है ना। कोई कॉटन उगा रहा है, क्रॉपिंग कर रहा है उसका,
ठीक है, कोई धागा बना रहा है, कोई कपड़े पे तय तय कर, कोई डाइंग कर रहा है, ठीक है, कोई कपड़े सिल रहा है ना। तो इससे बहुत सारे लोगों को काम मिल जाता था, रोजगार मिल जाता था। लेकिन जो ब्रिटिशर आते हैं हमारे यहाँ, ये सारा सबका काम छीन लेते हैं, है ना। तंटी यहाँ पे देखो दिखाया गया है, तंती को कैसे काम कर रहे हैं ये लोग। तंटी वेवर्स ऑफ बंगाल, ठीक है। अब कैसे हमारी जो टेक्सटाइल डिक्लाइन हुई, मैंने पहले ही बता दिया था ये सब बातें, ठीक है, स्टार्टिंग वाले वीडियो में। द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्री इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन इंडिया इन सेवरल वेज, ठीक है। बहुत सारे तरीके से जैसे ब्रिटेन में डेवलपमेंट हुआ, हमारे यहाँ बहुत सारे इफेक्ट उसका देखने को मिला। पहला इफेक्ट क्या था, इंडियन टेक्सटाइल नाउ हैड टू कम्पीट द ब्रिटिश टेक्सटाइल, ठीक है। अब हमारी जो कपड़े थे उसको कम्पीट करना था, ठीक है, उनके कपड़ों को, ठीक है, इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट, ठीक है। तो कह रहे इंडियन टेक्सटाइल नाउ हैड टू कम्पीट विद द ब्रिटिश टेक्सटाइल इन द यूरोपियन। सेकेंड क्या था समस्या, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल टू इंग्लैंड आल्सो बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट सिंस वेरी हाई ड्यूटीज वेरी इम्पोज इन टेक्सटाइल इम्पोर्ट, ठीक है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए थे, ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दिए थे, ठीक है। अगर आप हमारे यहाँ उनके यहाँ भेज रहे हो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दिए थे, ठीक है। इसलिए हमारे कपड़े महंगे हो जाते थे। अब वही कपड़े 100 रुपये मिल रहे हैं, वही कपड़े 200 में मिल रहे हैं, तो क्यों 200 में कोई लेगा तुम्हारा, है ना, 100 रुपये में लोग लेंगे। तो ये समस्या आ गई थी। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, जैसे ही 19th सेंचुरी स्टार्ट होता है, इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल सक्सेसफुली आउटस्टेड इंडियन गुड्स फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल मार्केट्स इन अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप, ठीक है। तो ये सब भी जगहों पे इन्होंने स्टार्ट कर दिया। थाउजेंड ऑफ वेबर इन इंडिया वे आर नाउ थ्रोन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इससे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे वेबर जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है। बंगाल वेबर वे आर द वर्स्ट हिट, और बंगाल के तो वेबरों को बहुत ज़्यादा हिट किया ये, ठीक है। इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनी स्टॉप बाइंग इंडियन गुड्स, और जो इंग्लिश और यूरोपियन थे कंपनी जो थी, इन्होंने क्या किया कि बंद कर दिया खरीदना भारत कपड़ों को, ठीक है, भारत के गुड्स। एंड देयर एजेंट नो लॉन्गर गिव आउट एडवांसेस टू वेवर्स टू सिक्योर सप्लाईज, ठीक है। अब इनको भी सिक्योर सप्लाईज नहीं मिल पा रहा है, किसको सप्लाई करना है, सिक्योरिटी खत्म हो चुकी थी। डिस्ट्रेस वेवर्स रोट पेटिशन टू गवर्नमेंट टू हेल्प देम। जो वेबर काफ़ी डिस्ट्रेस हो गए थे, उन्होंने सरकार को खत लिखा, ठीक है, कि हमारे भाई कोई हेल्प करो। बट वर्स वाज स्टिल टू कम, ठीक है, कुछ भी नहीं होने वाला था, और भी बुरा हो गया। बाय द 1830 तक आते आते ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लडेड इंडियन टेक्सटाइल मार्केट, ठीक है। अब वो तो अभी तक तो अभी इम्पोर्ट बंद की थी, भारत के सामान नहीं खरीदेंगे तो खैर कोई बात नहीं, हमारे देश में ही हमारे सामान बिक रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि अपने सामान को भारत में लाकर बेचने लगे, ठीक है, और वो भी सस्ते सस्ते दामों में। अब हमारे यहाँ 100 रुपये के बीजा तो वो 20 रुपये में बेच रहे हैं, 10 रुपये में बेच रहे हैं, तो भाई 10 रुपये वाला कोई खरीद लेगा, क्योंकि 100 रुपये का सामान कोई कर देगा। तो समस्या ये आ गई, और जब ये समस्या आती है तो पूरी की पूरी तरह हमारी हैंडलूम इंडस्ट्री बर्बाद, कोलैप्स, ठीक है। इसीलिए स्टार्टिंग मैंने कोलैप्स की बात की थी। इन फैक्ट बाय द 1880 सेंचुरी 2/3 ऑफ ऑल द कॉटन क्लॉथेज वॉर्न बाय इंडियंस, ठीक है। तो 2/3 ऑफ कॉटन क्लॉथेज वर वॉर्न बाय इंडियंस वेयर मेड बाय क्लॉथ प्रोड्यूसर इन ब्रिटेन। दिस अफेक्टेड नॉट ओनली स्पेशलिस्ट वेवर्स बट आल्सो स्पिनर्स, ठीक है। तो सबको ये इफेक्ट किया, ठीक है, स्पेशलिस्ट वेवर और स्पिनर सभी को। थाउजेंड ऑफ रूरल वुमेन हु मेड अ लिविंग बाय स्पाइनिंग कॉटन, बहुत सी औरतें स्पाइनिंग करके अपना काम करती थी, ठीक, अपना जीविका चलाती थी, लिवलीहुड काम करती थी, ठीक है। अब थर्ड वेयर एंडर जॉबलेस, अब वो भी क्या हो गई, जॉबलेस हो चुकी थी। हैंडलूम वेविंग डिड नॉट कम्प्लीटली डाई इन इंडिया, लेकिन फिर भी कम्प्लीटली डाई नहीं हुआ था भारत में। दिस वाज बिकॉज सम टाइप्स ऑफ क्लोथ्स कुड नॉट बी सप्लाई बाय मशीन। कुछ ऐसे कपड़े थे जो कि मशीन से बन ही नहीं पाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे कपड़े थे जो कि मशीन से बनाना ही मुश्किल था। ही हाउ कुड मशीन प्रोड्यूस साड़ीज, ठीक है, विथ इंट्रिकेट बॉर्डर, ठीक है। जब इंट्रिकेट बॉर्डर वाली साड़ी हो जाए तो कैसे मशीन बना पाएगा, नहीं बना पाता था उसको। और क्लॉथ भी ट्रेडिशनल वोवन पैटर्न, जो कि वो भी पुराने पैटर्न पे। तो ऐसे कुछ कपड़े थोड़े मिलते थे, लेकिन जो मैक्सिमम जो पहले वाली बात अब नहीं रही, ठीक है। दिस हैड ए वाइड डिमांड नॉट ओनली अमॉन्ग द रिच बट आल्सो अमॉन्ग द मिडिल क्लास, ठीक है। नो डिड द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर इन ब्रिटेन प्रोड्यूस द वेरी कोर्स क्लॉथ वाज यूज्ड बाय द
पुअर पीपल इन इंडिया, ठीक है। अब ये कपड़े लोगों ने यूज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, भारतीय कपड़ों को, ठीक है। गरीबों ने भी कुछ इसको पहना, मिडल वुमेन भी इसको स्टार्ट कर दिया पहनना इसको। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ सोलापुर इन वेस्टर्न इंडिया। आपने सोलापुर के बारे में पढ़ा होगा वेस्टर्न इंडिया में। एंड मदुरा इन साउथ इंडिया, ठीक है। तो साउथ इंडिया मदुरा है और सोलापुर है वेस्टर्न इंडिया में। दिस टाउन इमर्ज एज इम्पोर्टेंट न्यू सेंटर ऑफ वेविंग इन द लेट 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के लेट में ये क्या हुआ, इमर्ज हुए इंडस्ट्री के रूप में, ठीक है। लेटर ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट के समय में महात्मा गांधी अर्ज पीपल टू बॉयकॉट इम्पोर्टेड टेक्सटाइल एंड यूज हैंड स्पून हैंड वोवन क्लोथ, ठीक है। इन्होंने गांधी जी ने सबसे कहा कि भाई आप लोग विदेशी सामानों को मत यूज करो, आप लोग देसी कपड़े पहनो, है ना। तो विदेशी नहीं, देसी पहनो, खादी पहनो पहनो, ठीक है। खादी ग्रेजुअली बिकेम ए सिंबल ऑफ द नेशनलिज्म, ठीक है। और एक हमारा सिंबल बन चुके थे खादी कपड़े, ठीक है। चरखा केम टू बी रिप्रेजेंट इंडिया, ठीक है, चरखा, ठीक है, रिप्रेजेंट करता इंडिया को। एंड इट वाज पुट एट द सेंटर ए ट्राई कलर फ्लैग। अब ट्राई कलर के फ्लैग पे भी इसको दिखाया गया, पहले का जो फ्लैग था वहाँ पे चरखे को दिखाया गया था, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड इन 1931 और इसको आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी अडॉप्ट किया 1931 में, 1931 में, ठीक है। उसके बाद है व्हाट हैपन द टू द वेवर्स एंड स्पिनर्स हु लॉस्ट देयर लिवलीहुड। तो इनका क्या हुआ जिसने कि अपना सारा जॉब खत्म कर दिया। मेनी वेवर्स बिकेम एग्रीकल्चर लेबरर्स। तो मेनी वेवर्स क्या हो गए, एग्रीकल्चर लेबरर्स हो गए। सब माइग्रेटेड इन सिटी, कुछ गए कहाँ पर सिटी में काम की तलाश में। एंड येट अदर्स वेंट आउट ऑफ द कंट्री टू वर्क इन प्लांटेशन इन अफ्रीका। कुछ चले गए अफ्रीका में प्लांटेशन करने के लिए, ठीक है। एंड साउथ अमेरिका, कुछ कहाँ चले गए, साउथ अमेरिका में। सम ऑफ दिस हैंडलूम वेवर्स आल्सो फाउंड वर्क इन द न्यू कॉटन मिल्स। कुछ ने नए कॉटन मिल्स में जाकर के काम तलाशा, ठीक है। दैट वेर इस्टाब्लिश इन बॉम्बे, जो कि कुछ हमारे यहाँ इंडस्ट्री इस्टाब्लिश हुई थी बॉम्बे में, ठीक है। अहमदाबाद और सोलापुर और नागपुर और कानपुर में, ठीक है। तो वहाँ भी ये लोग गए काम की तलाश में। अब भारत में कैसे कॉटन मिल्स फैक्ट्री स्टार्ट हुई, ठीक है। द फर्स्ट कॉटन मिल्स इन इंडिया वाज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सेटअप एज स्पाइनिंग मिल इन बॉम्बे इन 1854, ठीक है। तो पहला कब स्टार्ट हुआ, 1854 में बॉम्बे में, ठीक है। फ्रॉम अर्ली 19th सेंचुरी बॉम्बे हैड ग्रोन एज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट प्लेस हो गया था एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन का, ठीक है, जहाँ से कि रॉ कॉटन एक्सपोर्ट होता था, ठीक है, बेचा जाता था फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एंड चाइना। इट वॉज क्लोज द टू द वास्ट ब्लैक सॉइल, क्योंकि ये यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है ना। कॉटन वहीं होता है जहाँ की ब्लैक सॉइल पाया जाता है, ठीक है। ट्रैक्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया वेयर कॉटन वाज ग्रोन, ठीक है, यहीं पे इसको ग्रोन किया जाता था यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलता है। व्हेन द कॉटन टेक्सटाइल मिल केम अप, जैसे ही कॉटन टेक्सटाइल मिल आता है, दे कुड गेट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल विथ ईज, ठीक है, आसानी से इसको सप्लाई कर पाते थे। ये देखो दिखाया गया फोटोग्राफ में वर्करों को, ठीक है, किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग क्या होता है यहाँ पर दिखाया जाएगा किस तरीके से स्मेल्टिंग की बात है। अभी थोड़ा सा हम लोग पढ़ ले टेक्सटाइल के बारे में, स्मेल्टिंग फिर इस अगला टॉपिक है। बाई 1900 ओवर 84 मिल स्टार्टेड, ठीक है। 1900 में क्या हुआ कि 84 मिल स्टार्ट हुए ऑपरेटिंग इट बॉम्बे में। मेनी ऑफ दिस वेर इस्टाब्लिश बाई पारसियों के द्वारा इसे किया गया एंड गुजराती बिजनेसमैन के द्वारा हु हैड मेड देयर मनी थ्रू ट्रेड विथ चाइना, ठीक है, क्योंकि ट्रेड चाइना के साथ ट्रेड करके अपना मनी बना रहे थे ये लोग। मिल्स कम इन द अदर सिटीज़ टू, और भी छोटे छोटे शहरों में मिल्स स्टार्ट हो चुके थे। द फर्स्ट मिल अहमदाबाद वाज स्टार्टेड इन 1861। अहमदाबाद में जो पहला स्टार्ट हुआ कब हुआ, 1861 में, ठीक है। ए ईयर लेटर अ मिल वाज स्टैब्लिश इन कानपुर, एक साल के बाद ही कानपुर में भी 1862 में आ गया। इन यूनाइटेड प्रोविंस, आज समय में जो यूपी है उसे उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे उस समय। ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स लेड टू डिमांड फॉर लेबर्स, यहाँ भी डिमांड बढ़े लेबर के, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी क्या हुआ, मिल्स स्टार्ट हो गए थे। थाउजेंड ऑफ पुअर पिजेंट्स, आर्टिजन्स, एग्रीकल्चर और लेबरर्स मूव टू द सिटी टू वर्क, ठीक है, वर्क के लिए कहाँ है ये लोग, सिटीज में आ गए।
In the first few decades of its existence, the textiles factory industry in India faced many problem. लेकिन ये पहले स्टार्टिंग के डिकेड में काफ़ी इससे प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ा. इट फाउंड इट फाउंड डिफिकल्ट टू कम्पीट विद द चीप टेक्सटाइल. ठीक है, ये कम्पीट नहीं कर पा रहे थे. ठीक है, जो सस्ते जो ब्रिटेन के सामान आ रहे थे उसको कम्पीट नहीं कर पा रहे थे ये लोग. ठीक है, इतने सस्ते वाले बेच रहे थे. जैसे आज के में चाइना है. ठीक है, नाक में दम कर रखा है सबके सस्ता सामान बेच बेच के. तो इम्पोर्टेंट फ्रॉम ब्रिटेन. इन मोस्ट कंट्रीज गवर्नमेंट सपोर्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन. बहुत से देशों में गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को बाय इम्पोजिंग हैवी ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट. ठीक है, क्या करते थे कि उन लोग हैवी ड्यूटी लगा देते थे. अब जाहिर सी बात है हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट थी, लेकिन गवर्नमेंट किसी थी, उन्हीं लोग की थी. ठीक है, ब्रिटिश सरकार ही थी. तो कौन लगाएगा, ये कोई नहीं हो पाता था हमारे यहाँ. नहीं तो हमारे यहाँ अगर भारत सरकार होती तो उनको बैन कर देती. वो लोग बैन किए थे हम लोगों को, लेकिन हम लोग ऐसा कर नहीं पा रहे थे. दिस एलिमिनेटेड कंपटीशन एंड प्रोटेक्टेड इन्फेंट इंडस्ट्री. ठीक है, तो ये काफ़ी एलिमिनेट करते कंपटीशन को और प्रोटेक्ट करते थे इन्फेंट इंडस्ट्री को. ठीक है, बैन करके. द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया यूजुअली रिफ्यूज सच प्रोटेक्शन. लेकिन भाई फ़ायदा उन्हीं का हो रहा है, कॉलोनी हम उनकी है, तो क्यों वो लोग ऐसा काम करेंगे. इसलिए उनका फ़ायदा होने दो, कोई दिक्कत नहीं है. तो ऐसा वो लोग नहीं किए, रिफ्यूज़ कर दिए. The first major effort in the development of the cotton factory production in India, therefore, was during the First World War, when textile import from Britain declined. जैसे ही टेक्सटाइल इंपोर्ट डिक्लाइन हुआ. ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत डिक्लाइन हुआ था वहाँ पे ब्रिटेन में. ठीक है, एंड इंडियन फैक्ट्री वेयर कॉल्ड अपॉन. ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन फैक्ट्री को काफ़ी फायदा हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार में. ठीक है, उस इंडियन इंडस्ट्री को कहा गया था कि आप लोग प्रोड्यूस करो ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें, मिलिट्री के इक्विपमेंट, और इससे हमें फ़ायदा भी हुआ था. अब हम लोग पढ़ते हैं द वर्ड्स स्वॉर्ड्स ऑफ टीपू सुल्तान. स्वॉर्ड्स ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड्स स्टील. ये वुड्स स्टील क्या था, और यहाँ पे एक वर्ड है स्मेल्टिंग क्या है. पहला वर्ड स्मेल्टिंग है. स्मेल्टिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम रॉक. ये एक प्रोसेस है. ठीक है, मेटल को पाने का, किससे, रॉक से और सॉइल से, है ना. तो मिट्टी की तरह में मिला रहता है सब जो ओर होते हैं. ठीक है, तो इससे निकाला जाता है इसको बाय हीटिंग टू ए वेरी हाई टेम्परेचर. इसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, मेल्ट कर जाता है ये हाई टेम्परेचर पे. और ऑफ मेल्टिंग ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम मेटल इन ऑर्डर टू यूज़ द मेटल टू मेक समथिंग न्यू. ठीक है, जब मेल्ट कर जाता है तो उसको निकाल लेते हैं बाहर, और बाहर निकालने के बाद जो भी चीज़ें बनानी होती है उससे बना लेते हैं. ठीक है, ये है स्मेल्टिंग प्रोसेस. अब ये शॉर्ट्स है किसका, टीपू सुल्तान का. द बिगिन ऑफ द स्टोरी इंडियन स्टील्स एंड आयरन. स्टार्ट करते हैं हम आयरन मेटलर्जी. ठीक है, बाय रिकाउंटिंग द फेमस स्टोरी ऑफ टीपू सुल्तान. हम यहाँ पे टीपू सुल्तान की काफ़ी फेमस स्टोरी यहाँ पढ़ेंगे. हु रूल्ड मैसूर टिल 1799. ठीक है, जिन्होंने कि यहाँ पे रूल किया था मैसूर में 1799 तक. ठीक है, किसने रूल किया था, टीपू सुल्तान ने. फॉट 4 वॉर, और इन्होंने 4 लड़ाइयाँ भी लड़ी थी टीपू सुल्तान ने. इसके साथ, ब्रिटिश के साथ. और डाई कर गए थे कब, 1799 में, विथ हिज स्वॉर्ड्स इन हिज हैंड. ठीक है, उनका तलवार उनके हाथ में ही था. ठीक है, टीपूज लेजेंडरी स्वॉर्ड्स आर नाउ पार्ट ऑफ द वैल्यूएबल कलेक्शन इन म्यूजियम्स इन इंग्लैंड. ठीक है, इनका जो ये था वैल्यूएबल चीज़ें वो आज भी रखा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे म्यूजियम में इंग्लैंड के. समझ में आ रहा है. तो देखो कितना भयंकर है ये, देखने में कितना हैवी लग रहा है ये. बट डू यू नो वाई द स्वॉर्ड्स वाज सो स्पेशल. तो लेकिन ये इतने स्पेशल क्यों है. द स्वॉर्ड हैड एन इनक्रेडिबली हार्ड एंड शार्प एज दैट कुड इजीली रिप थ्रू द ओपोनेंट्स आर्मर. ठीक है, तो आसानी से लोग इसको ओपोनेंट को इससे हरा सकते थे इसको. ठीक है, काफ़ी शार्प हुआ करता था ये, नुकीला होता था. दिस क्वालिटी ऑफ स्वॉर्ड्स केम फ्रॉम ए स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील. ये जो बनाया ना, ये काफ़ी यहाँ पे कार्बन और स्टील. ठीक है, तो हाई क्वालिटी के यहाँ पे चीज़ों को यूज़ किया गया है. स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील कॉल्ड वुड्स. ठीक है, तो किससे बना है ये, क्वालिटी ऑफ स्वॉर्ड्स केम फ्रॉम स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील. ठीक है, तो ये बना, उसे बोलते हैं वुड्स, विच वाज प्रोड्यूस ऑल ओवर साउथ इंडिया. जो कि ये पूरे साउथ इंडिया में ये काफ़ी फेमस था. वुड्स स्टील विच व्हेन मेड इनटू स्वॉर्ड्स प्रोड्यूस ए वेरी शार्प एज. जब वुड स्टील से बनता था कोई स्वॉर्ड्स, तो इसका एज जो था काफ़ी शार्प नुकीला होता था.
विथ ए फ्लोविंग वाटर पैटर्न। ठीक है, दिस पैटर्न केम फ्रॉम वेरी स्मॉल कार्बन क्रिस्टल्स एम्बेडेड इन द आयरन। ठीक है, ये कहाँ से आता था, क्योंकि यहाँ पे आयरन में क्या होता था, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन का भी यहाँ पे क्रिस्टल को यूज किया जाता था। ठीक है, केम फ्रॉम द वेरी स्मॉल क्रिस्टल्स एम्बेडेड इन द आयरन। फ्रांसिस बुचनन, ठीक है, ये फ्रांसीसी था जो कि भारत में आया था। बुचनन बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। हु टर्न तो टूर थ्रू मैसूर। मैसूर जब ये गया 1800 में, ए ईयर आफ्टर टीपू सुल्तान डेथ। ठीक है, टीपू सुल्तान के मरने के 1 साल बाद, हैज़ लेफ्ट अस एन अकाउंट ऑफ द टेक्निक बाई विच वुड स्टील वॉज प्रोड्यूस इन मैनी हंड्रेड ऑफ स्मेल्टिंग फर्नेस इन द मैसूर। इन्होंने बताया किस तरीके से ये लोग बनाते हैं वुड्स को। ठीक है, जो ये वुड्स कैसे बनता है, कैसे इसको बनाते हैं लोग। स्मेल्टिंग फर्नेस इन द मैसूर। इन दिस फर्नेस आयरन वाज मिक्स विद द चारकोल। क्या करते हैं ये लोग कि आयरन को मिक्स करते हैं किसी चारकोल के साथ। ठीक है, एंड पुट इन साइड द स्मॉल क्ले पोट्स। ठीक है, इसको कहाँ रख देते हैं, स्मॉल क्ले पोट में। ठीक है, क्ले पोट में रख देते हैं, मिट्टी के पोट में। दो एन इंट्रिकेट कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर ऑफ द स्मेल्टर प्रोड्यूस स्टील ingots that were used for swords making, not just in India but in West and Central Asia too. बट एन इंट्रिकेट कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर का भी कंट्रोल करके रखते थे इसमें, यहाँ पे ये लोग। ठीक है, और स्मेल्टर प्रोड्यूस स्टील इंगोट्स दैट वेयर यूज फॉर द सोर्स, और जो कि सोर्स के लिए काफ़ी ये जरूरी था। मेकिंग नो, जो ऐसा काम सिर्फ यहाँ ही नहीं, सेंट्रल एशिया में भी होता था। वुड्स इज एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ कन्नड़ वर्ड उक्कू। ठीक है, तो ये एक वर्ड्स है उक्कू का, तेलुगु हुक्कू। ठीक है, तेलुगु में से हुक्कू बोलते हैं, तमिल एंड मलयालम रुक्कू बोलते हैं। ठीक है, तो आज ये तरीके से नाम है इसका, मीनिंग स्टील। ठीक है, इस सबका मीनिंग स्टील ही है, हुक्कू और उक्कू और रुक्कू। इंडिया वुड स्टील फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट माइकल फैराडे। ठीक है, द लेजेंडरी साइंटिस्ट थे, ये डिस्कवर किए थे इलेक्ट्रिसिटी से एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को भी इन्होंने प्रमोट किया था। स्पेंड 4 ईयर स्टडिंग द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन वुड्स। प्रॉपर्टी जो कैसे बनता है, इसको इन्होंने 4 साल लग गया इनको एक्सपेरिमेंट करने में, कैसे बनते थे हमारे यहाँ वुड्स। तो हमारी बात ही कुछ और है भारत की। 1822 तक इन्होंने वुड्स पे काम किया था। ठीक है, कैसे वुड्स बनाते हैं। ठीक है, तो सोचो हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग उतना अच्छा कलाकारी दिखाते थे। ठीक है, और वो साइंटिस्ट होकर के 400 साल बैठ करके उस पर रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो इंडिया की एक खास बात है। द वुड स्टील मेकिंग प्रोसेस विच वॉज सो वाइडली नोन एज इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया काफ़ी फेमस है, वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट बाय द मिड 18th सेंचुरी, सॉरी 19th सेंचुरी। लेकिन 19th सेंचुरी में आते आते ये खत्म हो जाता है। कैन यू गेस वाई दिस वॉज सो? आप बता सकते हो क्यों ऐसा हुआ? द स्वॉर्ड्स एंड आर्मर मेकिंग इंडस्ट्री डाइड विद द कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया विद द ब्रिटिश एंड इम्पोर्ट्स। तो जो पहले ये सब की चीज़ों की डिमांड होती थी वो खत्म हो गई, डिमांड ही नहीं रही। अब कौन तलवार खरीदेगा, कौन भाले खरीदेंगे, कौन, अब तो सब बंदूक खरीदेंगे ना। सब लोग बंदूक, गोली और जो भी चीज़ें खरीदेंगे, गन कर देंगे, पिस्टल खरीदेंगे। तो अब इन सब की चीज़ों की खत्म हो चुकी थी। ठीक है, एंड इम्पोर्ट ऑफ आयरन स्टील इंग्लैंड इंडिया डिस्प्लेस द आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस बाय द क्राफ्ट्समैन इन इंडिया। ठीक है, और बहुत से स्टील्स और आयरन को ये लोग क्या इंपोर्ट कर देते थे। ठीक है, एक्सपोर्ट कर देते थे इंग्लैंड में। ठीक है, तो इस वजह से भी समस्या आ जाती थी। अब है अबैंडन फर्नेसेस इन विलेजेस। प्रोडक्शन ऑफ वुड्स स्टील रिक्वायर्ड हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक, इसके लिए काफ़ी अच्छी टेक्निक चाहिए थी। ठीक है, ऑफ रिफाइनिंग आयरन, आयरन को रिफाइन पहले करना होता था। बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वाज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, 19th सेंचुरी तक काफ़ी कॉमन रहा ये काम करने का तरीका। इन बिहार सेंट्रल इंडिया इन पार्टिकुलरली एवरी डिस्ट्रिक्ट had a smelter that used local deposit of ore or to produce iron which was widely used as manufacturer of implement and tools of daily use। ठीक है, तो ये लोग अपने ही डिस्ट्रिक्ट के, अपने एरिया के चीज़ों को यूज करते थे ये लोग, डिपॉजिट, लोकल डिपॉजिट यूज़ करते थे ये लोग। ठीक है, जो भी मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर थे वहाँ के, जो कि इस बिहार और सेंट्रल इंडिया में से हुआ। द फर्नेस वेयर मोस्ट ऑफन बिल्ट ऑफ क्ले एंड सन ड्राइड। इसको फिर क्या करते ये लोग, सन ड्राइड में सुखा दिया था इसको। ठीक है, सूरज के रोशनी में इसको, सन ड्राइड ब्रिक्स और बिल्ट ऑफ क्ले। द स्मेल्टिंग वाज डन बाय मैन वाइल वुमेन वर्क द बिलो। ठीक है, लेकिन वुमेन, इसको ज़्यादातर काम कौन करता था, स्मेल्टिंग को मैन के द्वारा किया था, वाइल वुमेन वर्क द बिलोज।
पंपिंग एयर, ठीक है, वो लोग हवा फूकने का काम करते, समझ रहे हो ना। केप द चारकोल, जिससे कि चारकोल जो है जलता रहे, है ना। देखो यहाँ बिलो का मतलब क्या है, ए डिवाइस ऑफ इक्विपमेंट दैट कैन पंप एयर, इतना बड़ा सा रहता है, उसमें फूकते हैं हवा, ठीक है। हाँ, तो हवा जाता है तो वो लोग तो वो खुला जलता है हवा चारकोल। जलता हाँ, रहता है। ये सब देख रहे हो यहाँ पे, सब टेक्निक है यहाँ पे, ये सब भी। अब है by the late 19th century, however the craft of iron smelting was in decline, ठीक है। तो ये क्या हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था, ठीक है। इन मोस्ट विलेज फर्नेस फेल इनटू डिसयूज द एन अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस केम थ्रू आउट, ठीक है। क्योंकि आयरन का डिमांड कम हो रहा होते जा रहा था, प्रोड्यूस डाउन हो रहा था, ठीक है। वाई वाज दिस, तो ऐसा क्यों हुआ। वन रीजन वाज न्यू फॉरेस्ट लॉ दैट यू हैव रीड अबाउट चैप्टर 4, नए फॉरेस्ट लॉ आ गए थे, क्योंकि फॉरेस्ट की चीज़ों का आप यूज नहीं करोगे, ठीक है। When the colonial government prevented people from entering the reserve forest, how could the iron smelter find wood और चारकोल, ठीक है। कहाँ से इनको मिलेगा वुड और चारकोल, ठीक है। लकड़ी कहाँ से मिलेगी कि ये लोग जलाएंगे और उतने लंबे समय तक जलाते रहेंगे उसको। वेयर कुड दे गेट आयरन ओर, कहाँ से इनको आयरन ओर मिलेगा। डिफाइंग फॉरेस्ट लॉज, ठीक है। तो इस समस्या, ये सब समस्या डिफाई करे थे वो लोग फॉरेस्ट लॉ को। देन दे इंटर द फॉरेस्ट स्कैटली एंड कलेक्टेड वुड, उस समय वो लोग जाते थे और कलेक्ट करते थे वुड को, बट दे कुड नॉट सस्टेन देयर occupation on this basis for long. Many gave up their craft and looked for other means of livelihood. In some area, government did not grant access to the forest. कुछ एरिया में तो गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट ही नहीं किया था, ठीक है, फॉरेस्ट का। बट आयरन स्मेल्टर हैड टू पे वेरी हाई टैक्स, जो आयरन स्मेल्टर तुमको बहुत सारे पैसे देने पड़ते थे जाने के लिए वहाँ पे सामान को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर एवरी फॉरनेस दे यूज, ठीक है। दिस रिड्यूस देयर इनकम, इससे उनका जो पैसा था काफ़ी कम हो गया। मोरेवर बाय द 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी आयरन स्टील वाज बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है। तो अब इंग्लैंड से बना बनाया सामान हमारे यहाँ आ जाता था, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। बाय द 19th सेंचुरी आयरन स्टील वाज बीइंग इम्पोर्टेड, ठीक है। और हमारे यहाँ से जो भी कच्चे सामान थे लोग इम्पोर्ट किए जाने लगे और वहाँ से बने बनाए सामान मैन्युफैक्चर करके हमारे यहाँ आने लगे, ठीक है। तो ये सब समस्या थी। आयरन स्मिथ इन इंडिया बिगेन यूजिंग इम्पोर्टेड आयरन, और जो हमारे यहाँ जो आयरन स्मिथ जो लोहार जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करने लगे, इम्पोर्टेड जो वहाँ से आ रहे हैं बने बनाए चीज़ें उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। इम्पोर्टेड आयरन टू मैन्युफैक्चर द अटेंसिल, ठीक है। किस लिए, अटेंसिल को मैन्युफैक्चर करने के इम्प्लीमेंट, ठीक है। जो भी बर्तन बनाने हैं या फिर कोई भी चीज़ें बनानी है, तलवारी बनाना है, चाकू बनाना है, तो ये सब जो वहाँ से आ रहा है इम्पोर्टेड करके फिनिश प्रोडक्ट जो होते थे उसको यूज कर रहे हैं ये लोग। दिस इनवाइटेबली लोअर डिमांड फॉर आयरन प्रोड्यूस बाय द आयरन, ठीक है। इससे क्या हुआ, आयरन का डिमांड कम हो गया, ठीक है, जो हमारे यहाँ जो आयरन स्मेल्टर्स बना रहे हैं उसको। बाय द अर्ली 20th सेंचुरी द आर्टिजन प्रोड्यूसिंग आयरन स्टील फोर्स ए न्यू कॉम्पिटिशन, यहाँ भी 20th सेंचुरी में इनको कंपटीशन देखने को मिलता है। हाउ मच लेफ्ट, ओके। आयरन स्टील फैक्ट्री कम अप इन इंडिया, ठीक है। By the late 19th century, however, the craft of the iron smelting was in decline. In most villages, furnace fell into disuse amount of iron produced came down. Why was this so? तो ये लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है। अब हमारा क्या है टॉपिक अब नेक्स्ट, ये आयरन स्टील और फैक्ट्री कम अप इन इंडिया, ठीक है। तो किस तरीके से ये सब भारत में आते हैं। अब ये 1904 का बात है। इन द हॉट मंथ ऑफ अप्रैल चार्ल्स वेल्ड, ठीक है, एन अमेरिकन जियोलॉजिस्ट था, एंड दोराबजी टाटा, ठीक है, समझ में आया, दोराबजी टाटा, द एल्डेस्ट सन ऑफ जमशेदजी टाटा, ठीक है, ठीक है। तो बड़े बेटे थे इनके जमशेदजी टाटा के, दोराबजी टाटा। वे ट्रैवलिंग इन छत्तीसगढ़ में ट्रैवल कर रहे थे इन सर्च ऑफ द आयरन ओर डिपोजिट, आयरन ओर डिपोजिट के सर्च में ये लोग घूम रहे थे। दे हैड स्पेंड मेनी मंथ ऑन ए कॉस्टली वेंचर लुकिंग फॉर सोर्स ऑफ गुड आयरन, वहाँ पे सोच रहे थे कहीं हमें अच्छी खासी आयरन का डिपोजिट मिल जाए टू सेट अप ए मॉडर्न आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया, ठीक है, ताकि हम लोग यहाँ पे क्या करें, एक स्टील प्लांट बैठा दें भारत में।
Jamshedji Tata had decided to spend a large parts of fortune to build a big iron and steel industry in India, but this could not be done without identifying the source of quality of iron. लेकिन वो लोग बिना अच्छा सोर्स जहाँ नहीं मिलेगा कैसे कर सकते, ठीक है। तो सोर्स खोज रहे थे कहाँ पे अच्छा सोर्स मिल जाए ताकि उसके बगल में ही अपना हम सिस्टम तैयार कर दें, ठीक है। One day, after traveling for many hours in the forest, Weld and Darobji came upon a small village and found a group of men and women carrying basket loads of iron. देखे कि ये लोग कुछ ले जा रही हैं बास्केट लोड आयरन और का। दिस पीपल वर इन अगारियाज। पीपल कौन थे? अगरिया थे ये। वेन आस्क वेन दे हैड फाउंड द आयरन, उन्होंने पूछा कहाँ से आप लोगों ने ये पाया? अगरिया पॉइंटेड टू ए हिल इन द डिस्टेंस, दिखाया कि वहाँ से ला रहे हैं कुछ दूरी पे। वेल ये दोनों पहुँचे वहाँ पे। द हिल आफ्टर एन एग्जॉस्टिंग ट्रेक थ्रू डेंस फॉरेस्ट, काफ़ी वहाँ पे घने जंगल थे। एक्सप्लोरिंग द हिल्स, द geologist declared that they had a last found what they had been looking for, ठीक है। तो यही है जो कि वो लोग कभी से वो लोग सर्च कर रहे हैं। तो रजहारा हिल हैड वन ऑफ द फाइनेस्ट ओर इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो यही था वो रजहारा हिल जो कि फाइनेस्ट ओर है पूरे वर्ल्ड का। बट देयर वॉज ए प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ भी कुछ समस्या थी। द रीजन वॉज ड्राई एंड वाटर नेसेसरी फॉर रनिंग द फैक्ट्री, ठीक है। तो वाटर की ज़रूरत थी यहाँ पे फैक्ट्री को रन कराने के लिए, वॉज नॉट टू बी फाउंड नियर बाई। द टाटाज हैड टू कंटिन्यू देयर सर्च फॉर ए मोर सुटेबल प्लेस टू सेट अप देयर फैक्ट्री, ठीक है। तो टाटा को बहुत सी चीज़ें वहाँ पे लगानी पड़ती थी, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ फैक्ट्री लगाने से नहीं होगा, वहाँ पे पानी का कैसे सुविधा होगा और भी चीज़ें, ठीक है। रहने के लिए भी समस्याएं थी, सब कुछ देखना था वहाँ पे। हाउएवर द अगरियाज हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ ए सोर्स ऑफ आयरन और दैट वुड लेटर सप्लाई द भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है। क्योंकि बाद में भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है, सप्लाई किया गया इसको, ठीक है। तो समझ गए। तो अगरिया हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ ए सोर्स ऑफ आयरन, इस अगरिया ने हेल्प किया कि कहाँ पे सोर्स है आयरन का, ठीक है। और दैट वुड लेटर सप्लाई द भिलाई स्टील प्लांट। अब आगे है few years later large area of the forest was cleared on bank of the river, ठीक है। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सुबर्णेका, ठीक है। तो ये कौन सी रिवर थी? सुबर्णेका थी। टू सेट अप ए फैक्ट्री एंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप जमशेदपुर, हेयर देयर वाज ए वाटर नियर आयरन और डिपॉजिट। तो यहाँ पे क्या था कि आयरन और डिपॉजिट था जमशेदपुर में। द टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को दैट केम अप बिगेन प्रोड्यूसिंग स्टील इन 1912। तो यहाँ पे 1912 में क्या हुआ कि टिस्को स्टार्ट किया गया, टाटा स्टील कंपनी को। टिस्को वाज सेटअप एट एन opportune टाइम, ठीक है। ऑल थ्रू द लेट 19th सेंचुरी इंडिया वाज इम्पोर्टिंग स्टील दैट वाज मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटेन, ठीक है। इंडिया वाज इम्पोर्टिंग स्टील, ठीक है। क्या कहते? इम्पोर्ट कर रहा था स्टील को, ठीक है, जो कि कहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है? ब्रिटेन में। एक्सपेंशन ऑफ द रेलवे इन इंडिया, जैसे जैसे भारत में एक्सपेंस हो रहा था रेलवे, provided a huge market for rails that Britain produced. For a long while, the British export in Indian railway were unwilling to believe that good quality steel could be produced in India. वो लोग ऐसा नहीं लगता कि अरे यार भारतीय हैं ये लोग, इतना अच्छे थोड़े क्वालिटी के बनाएंगे चीज़ों को, ठीक है। By the time Tisco was set up, the situation was changing. लेकिन जब जैसे टिस्को बन गया सिचुएशन चेंज हो गई। 1940 में द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट। 1940 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। स्टील प्रोड्यूस ब्रिटेन नाउ हैड मीट द डिमांड ऑफ द वॉर। अब जो वहाँ पे बन रहे थे ब्रिटेन में उसको डिमांड पूरी करना था यूरोप में। सो इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश स्टील इन इंडिया डिक्लाइन, ठीक है। तो ब्रिटिश स्टील क्या हो गया? इंडिया में डिक्लाइन हो गए, ठीक है ना। तो इंडिया में वो लोग नहीं आए थे, जो वार में जो खर्च हो रहे थे वहाँ पे जाने लगे, ठीक है। तो इंडिया में नहीं आए थे, तो इंडिया का सामान अब इंडिया में ही यूज होगा, ठीक है। तो ड्रामेटिकली इंडियन रेलवे टर्न टू द टिस्को, ठीक है। तो जो इंडियन रेलवे थे वो टिस्को से सामान खरीदने लगी फॉर सप्लाई ऑफ रेल के लिए, ठीक है। एज द वॉर ड्रैग्ड फॉर द सेवरल ईयर, और ये वार लंबे समय तक चला, कुछ सालों तक चलते रहा और टिस्को का डिमांड बढ़ता रहा। प्रोड्यूस सेल्स एंड कैरीज व्हील्स फॉर द वॉर, ठीक है। इसने बहुत सी चीज़ों वार के लिए भी इसने प्रोड्यूस किया था।
1990 में क्या हुआ, कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज बाइंग 90% ऑफ द स्टील मैन्युफैक्चर बाय टिस्को। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया, बाई कर लिया, ठीक है, 90% ऑफ द स्टील मैन्युफैक्चर, ठीक है, जो कि टिस्को ने बनाया था, ठीक है। तो ह्यूज अमाउंट में इसको खरीदा था। ओवर टाइम टिस्को बिगेन द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। तो ब्रिटिश एम्पायर के विद इन में टिस्को क्या हुई, इतनी बड़ी कंपनी बन के उभरी थी। In the case of iron and steel, as the case of cotton textile, industrial expansion of occurred only when British imports into India declined and market for Indian इंडस्ट्रियल गुड्स इंक्रीज, ठीक है। इससे क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल गुड्स इंक्रीज हो गए। दिस हैपन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में हमें बहुत सारी प्रॉफिट हो गई थी। टिस्को को काफ़ी फायदा हुआ था, जो आयरन स्टील कंपनी थी, और जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट थे, टेक्सटाइल जो कंपनी थी, उसको भी फायदा बहुत ज़्यादा हुआ था, ठीक है। एज द नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप एंड इंडस्ट्रियल क्लास बिकेम स्ट्रॉन्गर, द डिमांड ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट प्रोटेक्शन बिकेम लाउडर, ठीक है। तो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन का भी डिमांड काफ़ी बड़ा था। स्ट्रगलिंग टू रिटेन इट्स कंट्रोल ओवर इंडिया, और चाहते कि लोग अपना कंट्रोल बना करके रखे भारत में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू कंसीड मेनी ऑफ दिस डिमांड इन द लास्ट डिकेड ऑफ द कॉलोनियल रूल, ठीक है। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कंसीड करना चाहती थी, ठीक है, अपने डिमांड को, ठीक है, लास्ट डिकेड तक कॉलोनियल रूल में चाहते थे कि हमारा अभी भी प्रोडक्ट बना रहे। लेकिन हमारे यहाँ फैक्ट्री बन रहे थे, नई नई फैक्ट्री सेटअप हो रही थी, इसलिए अब धीरे धीरे भारत भी आगे बढ़ रहा था, ठीक है। तो ये रहा चैप्टर एंड हो चुका है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।